हाँ जी। सेक्शन कंट्रोलर के लिए आप जुड़े हो और अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कंप्रीहेंशन पैसेज। नाम सुन के ऐसा लग रहा होगा कि सर ये इंग्लिश का पैसेज होगा। तो अभी तक लैंग्वेज के बारे में डिसाइड नहीं किया गया है किसी भी सिलेबस के अंदर। तो मैं ये मानता हूं कि आपके पेपर के अंदर जो पैसेज आएगा वो हिंदी में भी आएगा और वो इंग्लिश में भी आएगा। अभी ये एक सबसे अच्छा वक्तव्य मैं कह सकता हूं इंस्टीट्यूट का कि आपको दोनों लैंग्वेज में आपको मैटर प्रोवाइड करवाएगा। जिस दिन फाइनल हो जाएगा कि ये इंग्लिश में आना है या हिंदी में आना है, ये अभी कंफर्मेशन नहीं है अपने पास, तो अपने दोनों लैंग्वेज में चलेंगे तब तक। तो कंप्रीहेंशन पैसेज को अगर मैं थोड़ा सा आगे तक लेके जाऊं तो एक छोटा सा लॉजिकली थीम सुनना आप सभी जने देखो। कंप्रीहेंशन पैसेज के अंदर होता क्या है? कंप्रीहेंशन पैसेज के अंदर आपको एक पूरा पैसेज दिया होता है, पूरा एक पैसेज दिया होगा जो आपने छोटे होते इंग्लिश में भी देखा होगा, हिंदी में भी देखा होगा, जिसे नाम लेते हैं गद्यांश। लेते हैं ना हिंदी में, गद्यांश। ऐसा एक तरह का पैसेज होगा। अब उस पैसेज को पढ़कर आपने सबसे पहले यह देखना है कि इस पैसेज में बात किसकी कही गई है, उसका मोटिव क्या है। जो पैसेज दिया गया है उस पैसेज का मोटिव क्या है। तो ये आपका होगा वहां पर पहला क्वेश्चन कि मोटिव क्या है। जैसे आता था ना कि कवि इस गद्यांश में क्या कहना चाहता है, हिंदी में चौना सीखा, सेम वही चीज है कि आपको यहां पर पूछा जाएगा कि इस पैसेज का मेन मोटिव क्या है, ये किसकी ओर इशारा कर रहा है। दूसरे नंबर पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा इस पैराग्राफ का स्टाइल क्या है। स्टाइल बोले तो कि वो जो दिया हुआ है वो स्टोरी बेस्ड है, जो दिया गया है वो रियल स्टिक पर डिपेंड है, यानी कि रियल चीजों पर डिपेंड है, जो दिया गया है वो डिस्क्रिप्टिव मोड में है या नहीं है। समझे मेरी बात? तो वो स्टाइल के बारे में बात करेगा। तीसरा जो क्वेश्चन इसके अंदर फिक्स किया गया है वो फिक्स किया गया है मेन आइडिया, कि इस पैसेज के अंदर जो बोला गया है उसका मेन आइडिया क्या है। भी आप अपनी तरफ से क्या सुझाव दे सकते हो, क्या आइडिया दे सकते हो कि वो चीज सही हो जाए, तो मेन आइडिया। बाकी चौथा और जो पांचवा क्वेश्चन होगा वो इनके इफेक्ट एंड कॉजेस पे डिपेंड होगा, कथन और कारण पर डिपेंड होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीजें जो होंगी वो हमारी पैसेज के अंदर दी जाती हैं। अब हम डिस्कस करते हैं सबसे मेन वो क्या कि हमारे सिलेबस के अंदर ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये सबको पता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ये जो वैकेंसी है सेक्शन कंट्रोलर की फर्स्ट टाइम आई है पूरे इतिहास में, आज तक इंडिया लेवल पे ये वैकेंसी नहीं आई। और कभी आपने ये चीज देखी है कि यार जीके ही नहीं है, जीएस ही नहीं है, इंग्लिश ही नहीं है, करंट अफेयर नहीं है, कोई हिस्ट्री नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ क्या आना है, मैथ्स और रीजनिंग आनी है। और ये जो वैकेंसी है ये प्रमोशन कोटे की वैकेंसी है। तो मैं बता दूं कि मैथ्स रीजनिंग जिसका भी हाई होगा वो पर्सन इस पेपर को पास कर देगा। और सबसे मेन बात है कि ये डायरेक्ट कोटे में आई है, पहले ये प्रमोशन के बाद मिलती थी, पहले ये एनटीपीसी के अंदर पेपर होता था इसका, पर आजकल इसका अलग से पेपर निकाला है, सरकार को जरूरत है इस चीज की। अब दिमाग में आता है कि क्या हमारे फुल मार्क्स आ सकते हैं कंप्रीहेंशन वाले टॉपिक में। तो मैं आपको ये बता देता हूं 10 नंबर का अगर कंप्रीहेंशन आना है ना तो आप 8 से 9 क्वेश्चन आराम से सही कर सकते हो, आराम से, क्योंकि इसने हमें पहले से ही बता दिया कि मैं आपको क्वेश्चन में पूछूंगा क्या। उसने पहले ही बता दिया कि मैं क्वेश्चन में पूछना क्या चाहता हूं आपसे, देखना इधर। उसने पहले ही बता दिया कि मैं सबसे पहले क्या पूछूंगा, पैसेज में क्या पूछूंगा कि इस पैसेज का मेन आइडिया क्या है, उसने पहले ही बोल दिया। तो हमने प्रैक्टिस ही वैसे करेंगे। फिर उसने कहा कि आप उस पैसेज से रिलेटेड सपोर्टिंग आइडिया बताओ भी मुझे, सपोर्टिंग आइडिया। फिर उसने कहा कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, उस जो पैसेज आपको दिख रहा है, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या है इसका, और स्टाइल क्या है पैराग्राफ का। तो उसने सीधा ही बोल दिया कि मैं 10 क्वेश्चन भी पूछूंगा तो 5-5 क्वेश्चन फिक्स होंगे, और उनका क्वेश्चन भी बता दिया। तो इसका मतलब है वो कह रहा है कि सर फिर ये जो पैसेज आएगा ये फिर बन तो जीके का पार्ट ही गया, और बन इंग्लिश का पार्ट भी गया, बन हिंदी का पार्ट भी गया। तो बात बिल्कुल सही है, उसने गेम खेल लिया हमारे साथ।
बस इतना है, गेम कह लो चाहे कुछ मर्जी कह लो, पर अगले ने अपने को आसान करके दिया है। उसने ये नहीं पूछना अब अपने से कि जीके के अंदर पूरा पढ़ के जाओ, सारा कुछ सब कुछ उस पैरे में आएगा, उस पैरे को पढ़कर ही आंसर देना है अपने को। तो ये देखो उसने क्या कहा, उसने कहा जी जो हमारा पैराग्राफ है वो किस बेस पे आ सकता है, हिस्ट्री बेस्ड आ सकता है, वो पैराग्राफ सोसाइटी बेस्ड आ सकता है, लिटरेचर बेस्ड आ सकता है, साइंस बेस्ड आ सकता है, एनवायरमेंटल बेस्ड आ सकता है, एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड आ सकता है, माइथोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है, टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हो सकता है, कल्चरल पर बेस्ड हो सकता है। तो ये उसने बता दिया कि मैं आपको जो दूंगा वो एक्चुअल के अंदर वो हो सकता है इतिहास पर डिपेंड, समाज साहित्य पर डिपेंड, पर्यावरण पर डिपेंड, सार पुराणक पर डिपेंड, कथाओं पर डिपेंड, प्रौद्योगिकी पर डिपेंड, संस्कृति जैसे किसी भी विषय पर अपने को ये चीज़ें दे सकता है। ठीक है जी, तो ये उसने बता दिया अपने को। अब हम बात करते हैं हमारा आज का पहला पैसेज जिसे हमने ध्यान से पढ़ना है। मैंने आपको इंग्लिश में भी दिया है और मैंने आपको हिंदी में भी लिख के दिया है। तो सबसे पहले अपने पूरे पैसेज को पढ़ते हैं और पैसेज को पढ़ कर ही हम इसका आंसर देने के लिए आगे आएंगे। तो चलिए क्या बोलता है, कहता है इन टूडेज टाइम, कहता है आज के समय में, इन टूडे टाइम द एनवायरमेंट इज फेसिंग मैनी सीरियस प्रॉब्लम। क्या कि आज के समय में पर्यावरण कई गंभीर समस्याओं का क्या कर रहा है, सामना कर रहा है। और अपने को पता है कि ये एक एनवायरमेंटल बेस्ड पैसेज है, एनवायरमेंट पर बेस्ड अपने को दे रहा है। चलिए कहता है जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम अप्रत्याशित हो गया है। उसने क्या बोला, ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, जैसे ही जलवायु का परिवर्तन हुआ, क्लाइमेट का चेंज हुआ, हमारा वेदर बदल गया। और आपको पता है इन प्रेजेंट के अंदर क्या क्या हो रहा है, दो मानसून इकट्ठे ही आ गए। जहां पर पहले एक मानसून आता था जुलाई अगस्त के अंदर और एक मानसून आता था नवंबर में, लेकिन आज जो मानसून आया है वो इकट्ठा ही आ गया अक्टूबर के अंदर, सॉरी सितंबर में। तो कितनी तबाही मचाई देखो उसने। तो उसने कहा कि आज के टाइम के अंदर जो एनवायरनमेंट है वो फेस कर रहा है बहुत सारी प्रॉब्लम्स ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, वेदर हैज बिकम अनप्रिडिक्टेबल एंड नेचुरल डिजास्टर आर इंक्रीजिंग। उसने क्या कहा, उसने कहा कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण वेदर चेंज हो रहा है और इनप्रिडिक्टेबल है, मतलब हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कब बारिश आने वाली है, कब सूरज उगेगा, कुछ नहीं पता लग रहा। आपने देखा होगा इन बिटवीन, अगर हम आज की बात करें तो हमारा जो सूरज पहले जो 5 बजे 5:30 बजे ऐसा लगता था भी उग गया है, वो आजकल पता ही नहीं लगता। तो ये सारा क्लाइमेट चेंज के कारण हुआ है, हमें नहीं पता लग रहा। आगे वो कहता है पोल्यूशन ऑफ एयर, ये जो हमारा जो इंक्रीज हो रहा है नेचुरल डिजास्टर क्यों हो रहा है, कहता एक तो हवा के अंदर पोल्यूशन फैल गया, सेकंड कहता वाटर में पोल्यूशन आ गया, लैंड्स के अंदर भी कहता है पोल्यूशन आ गया, और ये बहुत ज़्यादा क्या है, हार्मफुल पैदा कर रहा है चीज़ों को। चलिए टू बोथ ह्यूमन हेल्थ एंड नेचर, कहता जो ये है ना, ये ह्यूमन हेल्थ को भी बेकार कर रहा है और उसकी नेचर को भी क्या कर रहा है, खराब कर रहा है। ठीक है जी, कहता है अनकंट्रोल्ड डिफोरेस्टेशन एंड एक्सेसिव, क्या बोला उसने, उसने कहा कि वायु जल और भूमि का प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। अनियंत्रित वनों की कटाई, यानी ऐसे वन जिनकी हमें कटाई की जरूरत ही नहीं है पर वो हम फिर भी काट रहे हैं, क्यों कि सड़कें बना दी जाएं, जैसे जंगलों के अंदर सड़कें बन रही हैं, पहाड़ों में सड़कें बनाई जा रही हैं, पहाड़ों को काट काट के। अब पहाड़ों को काटा जा रहा है तो क्या हो रहा है, कहीं से तो प्राकृतिक आपदा आएगी आएगी, क्योंकि पानी को सीधा रास्ता मिल रहा है निकलने के लिए, समझ गए। तो उसने ये बोला, आगे पढ़ते हैं। हाँ जी, अब उसने क्या कहा अपने को आगे, आई होप सो कि मेरी ये बात समझ में आ रही होगी आप सभी को। एक बार बतौरा बता दीजिए थंब के साथ, क्योंकि ये कंप्रीहेंशन पैसेज है तो इसमें मैं पढ़ूंगा पहले, फिर आपको क्लियर होगा भी हाँ कि इस तरह से पैसेज को पढ़ना होता है। बता दीजिए मुझे एक बार कि थंब के साथ कि यस सर असी मतलब आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। चलिए उसने क्या कहा, अनियंत्रित वनों की कटाई और
प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जैव विविधता को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है। उसने ये बात भी बोल दी कि वनों की कटाई हो रही है, उसके कारण हमारे को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चलिए फिर उसने क्या कहा, अनवरत अपशिष्ट प्रबंधन शहरों और गांवों में गंदगी और प्रदूषण का कारण भी बन रहा है। ठीक है जी, इसलिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। अगर हम समय रहते कदम नहीं उठाएंगे तो आने वाली पीढ़ियों का जीवन क्या हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। क्लियर है? ये हिंदी में मैंने पूरा पढ़ दिया, अब इंग्लिश पढ़ देता हूं आगे। अनकंट्रोल्ड डिफाइन हो गया, ये भी हो गया। यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स आर डिस्ट्रॉइंग, आगे बोला उसने, बायोडाइवर्सिटी, इम्प्रोवर्स वेस्ट मैनेजमेंट इज कॉजिंग डर्ट एंड पोल्यूशन इन सिटीज एंड विलेजेस। मतलब उसने कहा भी इसका सारा का सारा जो प्रॉब्लम्स हो रही है वो कहाँ पैदा हो रही है, हमारे सिटीज में हो रही है, हमारे टाउन में हो रही है और हमारे गांवों में यानी विलेजेस में हो रही है। फिर वो कह रहा है देयरफॉर, कहता है कि हमें क्या अडॉप्ट करना चाहिए। अब ये सबसे मेन है, कहा था ना कि वो अंदर सारी चीजें बताएगा। हुण अब वो कह रहा है कि देयरफॉर अडॉप्टिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस। उसने ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या अपनाना चाहिए। एक तो हमें सस्टेन रहना पड़ेगा, चीज़ों को सस्टेन करना पड़ेगा, उनका डेवलपमेंट करना पड़ेगा, विकास करना पड़ेगा, किसका, एनवायरमेंट के प्रोटेक्शंस करने के लिए, उनके मेजरमेंट लगाने के लिए, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक है, उसने बोल दिया इफ़ वी डू नॉट टेक एक्शन, अगर आप ऐसा एक्शन नहीं लेते हो तो आने वाली जो पीढ़ियां होंगी उनको नुकसान होगा। अब क्या आपने ये पैसेज पूरा पढ़ लिया? आई होप सो कि पैसेज पूरा आपने पढ़ लिया है। ये पैसेज हम छोटे होते 10वीं में पढ़ते थे गद्यांश के रूप में, पद्यांश के रूप में हिंदी में, और इंग्लिश में पढ़ते थे कंप्रीहेंशन पैसेज, और आज भी हम पढ़ते आ रहे हैं अगर हम नॉर्मल देखें तो। बस फर्क ये है कि वहां पर जो कंप्रीहेंशन होगा उसमें सिनोनिम, एंटोनिम ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर इसमें ऐसे नहीं आएंगे। इसमें उसने बोल दिया कि 5 क्वेश्चन आएंगे। चलिए रेडी हो सभी जने क्वेश्चन देने का, आंसर देने के लिए? आपने पूरा पूरा पैसेज पढ़ लिया, पूरा का पूरा पैसेज पढ़ लिया हमने? रेडी? लो जी, आपका फर्स्ट क्वेश्चन लो, क्या बोल रहा है आप मुझे जवाब दो सभी जने। कह रहे हैं व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ दिस पैराग्राफ, बताना है आपने कि इस पैराग्राफ का मेन आइडिया क्या हो सकता है, बताना। कहता है ओनली क्लाइमेट चेंज, ओनली फॉर क्लाइमेट चेंज। सेकंड कहता है नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट एंड द नीड फॉर इट्स प्रोटेक्शन। सी पॉइंट ओनली डिफोरेस्टेशन। ठीक है जी, ओनली वेस्ट मैनेजमेंट। बताइए 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आप क्लियर चेक कर सकते हो? आज हमारे टॉपिक का डेमो है, ध्यान रखना। वाह भी वाह, जशनप्रीत जी ने बी पर टिक किया है, सिफ्त पुल्लर जी ने भी बी ते ही टिक किया है जी, वाह भी वाह। शीनू बी, बलराज, क्या बात है भी। तो बिल्कुल मैं भी आपके साथ ही जाऊंगा, बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल पता लगा ना कि हमने वो पूरा पैसेज पढ़ा, उसकी गहराई तक गए और हमें पता लगा कि नेगेटिव इंपैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट एंड द नीड्स फॉर द प्रोडक्शन। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन लो जी। विच कोजेज, कोजेज का मतलब होता है अगर हम बात करें उनकी कारणों के बारे में बात होगी, अब कारण के बारे में बात होगी। उसने कहा विच कोजेज ऑफ एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स आर मेंशन्ड इन द पैराग्राफ। उसने कहा कि इस अनुच्छेद में पर्यावरणीय समस्याओं के किन कारणों का उल्लेख किया गया है, बताइए। कारणों का उल्लेख किया गया है, बताइए सभी जने। कौन कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी समस्याओं को लेकर बात की गई है? तो भाई मैं चेक करता हूं पहले। बी फॉर बॉल, शुभम बी पर टिक मार रहे हैं। शुभम पूरा नहीं पढ़ा लगता आपने। क्लाइमेट चेंज एंड अनप्रेडिक्टेबल वेदर, ये तो बात बिल्कुल सही है, इस कारण पे तो बात हुई है। पोल्यूशन ऑफ एयर, वाटर एंड लैंड, इस पर भी तो बात हुई है। डी फॉर, ये भी हो गया देखो, एक्सेसिव यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, सबकी बात हुई है भाई। तो फिर बी कैसे होएगा? चंचल, चंचल बी कैसे होगा? शुभम जी बी कैसे होगा? आंसर इज डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दी अबव। हमने यही तो पूछा है कि इस अनुच्छेद में पर्यावरणीय समस्याओं के किन कारणों का उल्लेख किया गया है। तो भाई सभी कारणों का उल्लेख किया नहीं गया। वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, वायु जल और भू प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और
ये सब चीज़ों का प्रयोग नहीं किया गया? हाँ किया गया है, ठीक है, काटो मत, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन के बारे में बताइए फटाफट सभी जने। हम मंडे से इस बैच को शुरू करेंगे, ध्यान रखना ये जो बैच है ये 1500 रुपीज़ में आपको मिल रहा है। 3000 का जो ये बैच है इसको हम 1500 रुपये में दे रहे हैं आपको। इसके ऊपर अभी कोई डिस्काउंट नहीं है, सीधा 50% का डिस्काउंट रखा है हमने। और ये मंडे को हम पेड बैच में स्टार्ट करेंगे और पेड बैच का जो टाइम होगा वो शाम को 6:15 बजे का होगा। 6:15 बजे से लेकर लगभग 8:30 बजे तक हम मैथ्स भी करेंगे, रीजनिंग भी करेंगे और एक डेली का एक पैसेज हम डेली किया करेंगे ताकि हमारी इंप्रूवमेंट हो पैसेज पढ़ने में। चलिए थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या आया भाई? थर्ड क्वेश्चन का मेरे पास जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स बैठे हैं उनका जो आंसर है वो मेरे को बता रहे हैं बी ऑप्शन, बी ऑप्शन का बता रहे हैं हमें। चलो देखते हैं। जशनप्रीत कौर जी वेरी गुड, बी, ओके। चेक करते हैं क्या पूछना चाहता है। व्हाट लेसन कैन वी लर्न फ्रॉम दिस पैराग्राफ एंड हाउ कैन वी अप्लाई इट इन आवर लाइफ। उसने ये बात की, उसने कहा कि इस अनुच्छेद से हम क्या सीख सकते हैं और इसे अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। हाँ जी बिल्कुल शीनू जी, इट्स ऑनलाइन बैच सर, आई हैव सेंड डी, ओके। देखो चेक करते हैं। तो उसने कहा कि आप क्या सीख सकते हो इस पैराग्राफ को पढ़कर। तो पहला बोल रहा है हमें पेड़ नहीं लगाने चाहिए। ये तो किसने सिखाया भाई? गलत। वी शुड नॉट प्लांट ट्रीज, गलत। कहता है हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अपनाना चाहिए। फिर वो कहता है जैसे कि उचित अपशिष्ट निपटान, पेड़ लगाना और प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना। ठीक है जी। कहता है वी शुड अडॉप्ट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शंस एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट सच एज प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, प्लांटिंग ट्रीज एंड यूजिंग नेचुरल रिसोर्स। जच रही है बात? जच रही है ना? तीसरे में जच रही है। कहता है वी शुड ओनली इंक्रीज पोल्यूशन। कहता है हमें केवल प्रदूषण बढ़ाना चाहिए ना, हमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना चाहिए। वी शुड यूज नेचुरल रिसोर्स नहीं। अब आपको बताता हूं कि सर ये दोनों तो हमें पता लग गए गलत हैं, इसे गलत वाली श्रेणी में क्यों रखा आपने, डी वाली को, कि हमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध, अंधाधुंध लिख दिया इसने। एक तो ये सबसे मेजर कारण बोल दिया इस क्वेश्चन का गलत होने का। वी शुड यानी कि वो कह रहा है मस्ट, हमें प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध उपयोग करना चाहिए। खुद सोचिए आप, अगर हम हर तरफ से प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर ही हम उतारू हो गए तो एक दिन तो ये भी तो खराब होंगे। तो इनका संसाधनों का जो उपयोग है वो अंधाधुंध नहीं कर सकते। जहां मेजर चीजों की प्रॉब्लम्स है वहां पर हम यूज करने के लिए बोला गया है। इस लाइन से हमें क्लियर हो रहा है क्या, कि हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अपनाना चाहिए। सतत मतलब रैंडमली चलता जाना चाहिए, रैंडमली वो काम होता रहना चाहिए। जैसे हम अगर नॉर्मल सी बात कर रहे हैं, हमारी गवर्नमेंट बनती है, गवर्नमेंट पीएम भी बना, हमारा जो पॉलिटी सिस्टम बना वो क्यों बना? इसीलिए तो बना कि जो जिस देश की सरकार है वो उस देश को सतत रूप से चला सके, सही तरीके से चला सके। तो अब ये तो फिर गलत हो जाएगा। ये सही है कि हमें पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को अपनाना चाहिए, जैसे कि उचित अपशिष्ट निपटान, पेड़ लगाना, प्राकृतिक संसाधनों को बुद्धिमानी से उपयोग करना। ये देखो, प्राकृतिक संसाधनों का बुद्धिमानी से उपयोग करना मतलब ये नहीं है आई जाओ और जाई जाओ करी जाओ, ऐसे ऐसे कुछ नहीं करना अपने को मेन। ठीक है ना? चलिए आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अगला चौथे क्वेश्चन का जवाब दीजिए सभी जने, क्या होगा? व्हाट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ दिस पैराग्राफ। लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या हो सकता है? मैंने कहा था ना कि जो स्ट्रक्चर की बात करेगा तो वहां पर वो डिस्क्रिप्टिव दे सकता है, सुजेस्टिव दे सकता है, कॉजेज एंड इफेक्ट वाला दे सकता है, या फिर वो कहेगा प्रॉब्लम भी है, कॉजेज भी है और सोल्यूशन भी दे रहा है। चेक करो सभी जने क्या आंसर हो सकता है। इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद क्या क्लियर हुआ था? इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद ये हुआ था कि सर पहले तो हमें बता रहा है प्रॉब्लम, आज के समय में पर्यावरण कई गंभीर समस्याओं का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम अप्रत्याशित हो गया है। दैट मीन्स हमें वो प्रॉब्लम्स बता रहा है। फिर उस प्रॉब्लम का कारण भी बता रहा है। ये देखो,
वायु, जल और भूमि का प्रदूषण मानव स्वास्थ्य और प्रकृति दोनों के लिए हानिकारक है। अनियंत्रित वनों की कटाई, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग जैव विविधता को नष्ट कर रहा है। ये देखो, प्राकृतिक संसाधनों का अत्यधिक उपयोग, ज्यादा उपयोग जो है वो जैव विविधता को क्या कर रहा है, नष्ट कर रहा है, कर रहा है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें पहले उसने समस्या बताई, समस्या बताने के बाद उसने हमें क्या बताया, कोजेज, कारण भी बताया, और कारण के बाद उसने सॉल्यूशन भी दिया है। ये देखो, अपशिष्ट प्रबंधन शहरों और गांवों में गंदगी और प्रदूषण का कारण वन बन रहा है, इसलिए सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के उपायों को अपनाना बेहद जरूरी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि हमें वो ये बता रहा है कि मैं आपको प्रॉब्लम भी दे रहा हूं, उसका कारण भी बता रहा हूं और उसका समाधान भी बता रहा हूं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। आई होप सो कि क्लियर हुआ होगा। वेरी गुड। 5 नंबर क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के बारे में बताइए फटाफट सभी जने। थैंक यू प्रतीक्षा जी। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव द स्टाइल ऑफ दिस पैराग्राफ, डिस्क्रिप्टिव नहीं सॉरी, डिस्क्राइब द स्टाइल ऑफ दिस पैराग्राफ, इस अनुच्छेद की शैली का वर्णन कीजिए। बताइए सभी जनी, इस अनुच्छेद की शैली का वर्णन कीजिए। कैसी शैली है, ह्यूमरस यानी कि हास्यपूर्ण, डिस्क्रिप्टिव एंड इंफॉर्मेटिव, या फिर काव्यात्मक यानी पोइटिक है, या फिर नैरेटिव है। बताइए सभी जने कैसी है। वेरी गुड भी, डिस्क्रिप्टिव है और साथ साथ इंफॉर्मेटिव है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन होगा। क्या बात है भाई, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए सभी जने। ऐसा लग रहा है ना कि यार पहली बार ऐसा हुआ है कि यार जीके जुके कुछ नहीं है, सब कुछ इसी पे डिपेंड आना है बस। 10 नंबर का काम ये देखो अपनों ने आज सीखा है 10 नंबर का, अब इसकी सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे अपने। बाकी पेड क्लास के अंदर मैं थोड़ा इसको डिस्क्राइब करूंगा और अच्छे तरीके से कि डिस्क्रिप्टिव क्या होता है ना, इंफॉर्मेटिव के बारे में बोलेगा तो कैसे पता लगेगा कि ये वो चीज़ है। आज मैंने थोड़ा आसान रखा है। पढ़ना पड़ेगा बच्चे, ओके। चलिए नेक्स्ट पैसेज की बात करते हैं, पढ़ते हैं, अगले 5 क्वेश्चंस की बात करते हैं। फटाफट पढ़िए सभी जने, सभी जने पढ़ेगा। अभी आप दोनों वे में पढ़ सकते हो, इंग्लिश वाला इंग्लिश में पढ़ सकता है, हिंदी वाला हिंदी में पढ़ सकता है। विद इन अ मंथ अपने को पता लग जाएगा कि ये सिर्फ इंग्लिश में आएगा या सिर्फ हिंदी में आएगा या दोनों लैंग्वेज में आएगा। अगर दोनों लैंग्वेज में आएगा तो बल्ले बल्ले ही है। वेरी गुड चंचल। बस हमने को ये चीज़ ध्यान रखनी है सभी ने कि जब भी हमारे एग्जाम के अंदर कंप्रीहेंशन पैसेज की बात करेगा तो एक पैसेज आएगा, बस ये ध्यान रखना है। वो पैसेज इंग्लिश में होगा तो हमें इंग्लिश में रीड करना पड़ेगा, अगर वो हिंदी में होगा तो हिंदी में रीड करना पड़ेगा। ये बस ध्यान रखना आप सभी जने। चलिए आई होप सो पढ़ लिया होगा। अब हम पढ़ते हैं, ठीक है, अब हम पढ़ते हैं, देखिएगा सभी जने। कहता है इंडियन इकोनॉमी। अब बताइए किस बेस पर क्वेश्चन है ये, इकोनॉमी बेस्ड क्वेश्चन आ गया। आई लव इकोनॉमिक्स, क्या बात है, ठीक है जी, डन। चलिए, इंडियाज इकोनॉमी इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। क्या कहता है वो कि भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, और ये आप सभी को पता है। आगे कहता है इन द वर्ल्ड एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड द सर्विस सेक्टर आर इट्स 3 मेन पिलर। क्या बोला उसने कि कृषि, एग्रीकल्चर, उद्योग और सेवा क्षेत्र, इसके 3 प्रमुख स्तंभ है। आप सभी को पता है कि भारत का 70% जो हिस्सा है एग्रीकल्चर वो पंजाब से होता है। उसके बाद उद्योग की बात करें, जो हमारा डेवलपमेंट विकास हो रहा है, जिसे हम कह देते हैं क्या, इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे पूरे इंडिया में फैली हुई है। और तीसरे नंबर की अगर हम बात करें, हमारा जो सेवा क्षेत्र, जिसे हम क्या कह देते हैं, सर्विस सेक्टर, लाइक गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक, या हम बात करते हैं जिसमें थल सेना, जल सेना, ये सब आ जाती है, वायु सेना।
तो इनका उसने क्या कहा है कि बहुत अच्छा एक पिलर है जो कि 3 स्तंभ माने गए हैं इसको सुधार के लिए। आज सेवा क्षेत्र, सकल घरेलू उत्पाद, सबको पता होगा जीडीपी क्या होती है, ग्रोस डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं उसको, प्रोडक्शन। क्या आप जानते हो जीडीपी क्या होती है? प्रतीक्षा जी आपको इकोनॉमिक्स पसंद है? ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सॉरी, ये बताइए मुझे जीडीपी क्या होती है, पता है आप सभी को? सुनना ध्यान से, क्या होती है जीडीपी? मान लीजिए मैंने कोई बिजनेस किया, मैंने इंडिया में ही बिजनेस किया, तो इसका मतलब है मैं जो डेवलपमेंट में, विकास में जो भागीदारी बन रहा हूं वो इंडिया की इकोनॉमी में भागीदार बन रहा हूं। अब कोई कंपनी बाहर की है, अमेरिका की कंपनी है मान लीजिए, वो इंडिया में आके अपना व्यापार कर रही है, तो वो किसका व्यापार बढ़ा रही है? हमारा नहीं बढ़ा रही। हमारी जीडीपी पे उसका कोई असर नहीं होने वाला, ये ध्यान रखना। उसकी जो जीडीपी का असर होगा वो कहां होगा? बाहर होगा। तो इसलिए कहा जाता है मेक इन इंडिया, कि कोई भी प्रोडक्ट बनाओ वो इंडिया का हो, ताकि इंडिया की इकोनॉमी क्या हो? स्ट्रांग हो। समझ गए मेरी बात, क्या कहना चाहता हूं मैं जीडीपी के बारे में? तो उसने ये बोला कि आज सेवा क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान दे रहा है, यानी टुडे द सर्विस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान दे रहा है। हम कमाई कर रहे हैं, हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, तो उसका जो प्रॉफिट होगा वो इनकम टैक्स जो हम भर रहे हैं उसका हमारे ऊपर ही क्या होगा? उसका रूल आउट होगा, हमारे ऊपर ही लगेगा। वो एजुकेशन पे लगता है ना, हमें कभी कभी लोन्स लेते हैं तो हमें सरकारें फ्री कर देती है लोन्स, तो वो इसी बेस पे होती हैं, ध्यान रखना। और थोड़ी ना सरकारें अपने पल्ले से देंगी। आगे नेक्स्ट, वाइल एग्रीकल्चर स्टिल प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल। क्या बोला उसने बोला कि आज जब कृषि अभी भी बड़ी संख्या में लोगों को क्या दे रही है? रोजगार प्रदान कर रही है। मतलब उसने कहा कि जो सर्विस सेक्टर है वो भी हमारे लिए सबसे काम दे रहा है। फिर उसने कहा कि कृषि जो है वो लोगों को रोजगार दे रही है, ठीक है जी। फिर वो कहता है कि डिजिटल क्रांति और स्टार्टअप्स के उदय ने युवाओं के लिए भी नए अवसर पैदा कर दिए हैं। एआई आ गया है, युवाओं के लिए और नए इसमें साधन आ चुके हैं। डिजिटल क्रांति आ चुकी है, नया नया नवाचार होता जा रहा है, ठीक है। युवाओं के लिए नए अवसर पैदा किए गए हैं। हालांकि बेरोजगारी और मुद्रास्फीति, अब इसमें इकोनॉमिक्स बेस पे एक चीज आई, बेरोजगारी तो सबको पता है, अनएम्प्लॉयमेंट, हाँ हमारा पैसा हम पे लगता है। बेरोजगारी के बारे में पता लग गया, अनएम्प्लॉयमेंट, है ना। लेकिन अगर बात करें ये मुद्रास्फीति क्या होती है, जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। मुद्रास्फीति क्या है, कोई बताएगा मुझे? मुद्रास्फीति, इन्फ्लेक्शंस, मुद्रास्फीति के बारे में पता है? अभी भी हमारा जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला देश अभी सोने की चिड़िया नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा जो पैसा है, हमारा जो रुपया है, बहुत सारे देशों की तुलना में अभी भी क्या है? डाउन है। तभी तो हमारे यहाँ के जो युवा पीढ़ी है, हमारी जो यहाँ की जो स्ट्रगल पीढ़ी है, वो ये सोचती है कि फटाफट आईएएस करें और बाहर चले जाएं। क्यों? क्योंकि इंडिया का 1 रुपया, इंडिया का तो 1 रुपया ही है, लेकिन जब हम बाहर जाके कमाते हैं तो वहां का जो $1 है वो इंडिया के 56 रुपीज की बराबरी कर जाता है, या 80 रुपीज की, या पाउंड है वो 111 रुपए की बराबरी कर जाता है। तो इसको कहते हैं मुद्रा का इन्फ्लेशन। यानी अभी भी हम कई देशों से बहुत ज्यादा कई पिछड़े हुए हैं, हम कह सकते हैं अपने आप को। क्यों? क्योंकि हमारा जो मुद्रा का, हमारे जो पैसे का इन्फ्लेशन है वो क्या है? कम है। समझ गए ना ये चीज? यानी हम आज भी पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो शायद 1-2 के बराबर है, ऐसा कुछ है। श्रीलंका की बात करें तो यहाँ पे 1-2 के बराबर है, मतलब उनसे हम अच्छे हैं। लेकिन बात आती है किसकी? इन हमसे बड़े शहर जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, है ना, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, तो वहां पर क्या है? वहां का जो डॉलर है यहां आके ज्यादा बढ़ जाता है, इसलिए वहां हमारे यहाँ के लोग वहां जाके काम करते हैं। तो उसको सुधारना पड़ेगा, वो कहता। ठीक है जी। चुनौतियां भी बनी हुई हैं। इन समस्याओं से निपटने के लिए सरकार को संतुलित नीतियां बनानी होंगी ताकि विकास समावेशी हो और समाज के हर वर्ग को क्या मिल सके? लाभ मिल सके। इज दैट क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल, है ना। एक और चीज, चलिए, बिल्कुल शुभम, बिल्कुल सही बोला। टाइम के हिसाब ਨਾਲ कीमत भी क्या हो रही है? ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ है ना। ਅੱਜ अगर ਅਸੀਂ कोई चीज़ पहला लेंदे ਸੀ कि 2 रुपए की, ਅੱਜ ਉਹੀ चीज़ 10 रुपए की है। क्यों? क्योंकि ਸਾਡੇ मुद्रा का जोड़ा हैगा वो, मतलब करंसी जी है वो ऊपर नीचे हो जाती है उन्होंने नाल। चलो
अच्छा एक गल दसो, क्या हमारा इंडिया डेवलप्ड है? यस और नो? क्या हमारा जो इंडिया है वो डेवलप्ड है? क्या हम आज भी डेवलपमेंट करते जा रहे हैं? तो हम कहेंगे यस, हम अभी भी डेवलप कर रहे हैं। डेवलप नहीं है हमारा इंडिया, हम अपने आप को क्या कर रहे हैं? डेवलप कर रहे हैं। अभी भी हम उस चुनौतियों से सामना कर रहे हैं। चलिए, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के लिए इस टाइप के पढ़िए फटाफट। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? बताइए फटाफट। हाँ बिल्कुल, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री, बिल्कुल। व्हाट इज द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज? Importance of agriculture in India, the status and challenges of India's economy, impact of the digital revolution in India, the problem of unemployment। सारे सही लग रहे हैं सर, सारे ही सही लग रहे हैं ना, पर फिर भी इन्हें तो चूज करो, कौन सो चूज करोगे? क्या बात है भाई, क्या बात है। यस, बी इज द राइट आंसर। क्या बात है, सही है कि उसने मेन आइडिया बोला है। तो भाई मेन आइडिया तो बात इकोनॉमी की हो रही है ना, बात ही खत्म हो गई कि भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और चुनौतियां। बिल्कुल, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, अगला पढ़िए। विच इज अ सपोर्टिंग आइडिया? उसने बोला कि उसके सपोर्ट में कोई आइडिया दीजिए आप। सपोर्ट में क्या आइडिया दोगे? वेरी गुड। सपोर्ट क्या करेंगे हम? जीडीपी को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। थे ही बता दियो, चलो। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए ऑप्शन आएगा, बिल्कुल। सिफ्थ पुलर जी, ए इज द राइट आंसर। कंट्रीब्यूशन ऑफ द सर्विस सेक्टर टू द जीडीपी। ठीक है जी। हाँ, की नाम लेंदे सिफ्थ पुलर जी, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਫਟਾਫਟ ਚੱਲ ਜਾਏ ਗੱਡੀ ਨਾ। ਸਿਫਤ ਜੀ ਜਾਂ ਸ਼ੀਨੂ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋ ਮਾਸਟਰ ਕੈਡਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਆਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਪੀਐਸ ਟੈਟ 'ਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਇਹ ਆਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। यस, 8th नंबर क्वेश्चन, वेरी गुड। 8th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है? इफ अनएम्प्लॉयमेंट इज टू बी रिड्यूस्ड, कहता है यदि बेरोजगारी कम करनी है तो गद्यांश के अनुसार कौन सा कदम सबसे अधिक मददगार होगा? बताइए फटाफट। यदि बेरोजगारी कम करनी है तो गद्यांश के अनुसार कौन सा कदम सबसे अधिक मददगार होगा? यस, बिल्कुल जी, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी वाले मैं क्लियर करता हूं, साफ साफ ही पता लग रहा है। देखो बच्चे, कृषि पर ध्यान केंद्रित करेंगे तो सारे जने कृषि में नहीं जा सकते। उसने क्या बोला है? एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तो सबको अलग अलग सेक्टर में भेजना पड़ेगा। आज सरकारें हैं तो सरकारों ने भी तो अलग अलग बना रखे हैं ना चीजें अपनी, तो ए तो गलत है, बी मैं सही मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि प्रमोटिंग न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसीज एंड सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, उसने क्या कहा कि नई औद्योगिक नीतियों का बढ़ावा देना चाहिए और स्टार्टअप को समर्थन देना चाहिए। कहता केवल आयात निर्यात पर ध्यान देना चाहिए, नहीं, अकेले आयात निर्यात से हम क्या कर लेंगे? कुछ भी नहीं कर सकते। फिर उसने बोला शिक्षा प्रणाली को बंद करना, मतलब ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, जो हमें सही लग रहा है। लगभग इसमें ना हमें क्लियर से हो जाता है, क्लियर हो जाता है। हाँ, स्टार्टअप क्ल्यू मिल गया सी, बिल्कुल। अगला, चौथा, अच्छा ओके, सिफ्थ पुलर जी तुसी फर्स्ट टाइम ला रहे हो, ठीक है, थैंक यू। ए मैं तुहानू दस दिना शिफ्ट पुलर जी, शायद तुहानू पता होएगा, रेलवे सैक्शन कंट्रोलर दी एक पोस्ट आई है रेलवे दे विच, मैं उहदे रिलेटेड इत्थे गल कर रहा हाँ, क्योंकि इहदे विच ना सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग होनी है, ओनली फॉर मैथ्स रीजनिंग। तो मैथ्स रीजनिंग जिहड़े बच्चे दा स्ट्रोंग होएगा ना, वो इस पेपर नू कट जाएगा। तो असी ये स्टार्ट किया इत्थे, ठीक है। और आ जिहड़ा मैं सैशन लिया करूँगा रेलवे का, ये मैं हिंदी च क्यों ले रहा वहाँ, क्योंकि एक्चुअल च ये जिन्ना ज़्यादा तुसीं हिंदी च जुड़ोगे ये नाल, पेपर च भी हिंदी विच ही क्वेश्चन पढ़ने च आसानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो इस करके सानू हिंदी च कंटेंट नू पढ़ना पएगा। चलो, व्हाट इज़ द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द पैसेज? हाँ जी, लॉजिकल स्ट्रक्चर की है पैसेज का? लॉजिकल स्ट्रक्चर की है पैसेज का? व्हाट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द
पैसेज, फर्स्ट द प्रॉब्लम आर स्टेटेड देन सॉल्यूशन आर सजेस्टेड। क्या बात है, हाँ जी। ये बच्चे कंप्रीहेंशन पैसेज है, एक किहदे विच आएगा, रीजनिंग का पार्ट है। प्रतीक्षा जी, हाँ जी बिल्कुल प्रियंका जी, ये जी वैकेंसी है ग्रेजुएशन बेस्ड है। यस, व्हाट इज द लॉजिकल स्ट्रक्चर, यदि संरचना की है, पहले समस्याएं बताई गई हैं, फिर समाधान सुझाए जाते हैं, यही किया ना इन्हें, तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, इस गद्यांश यानी कि व्हाट इज द स्टाइल ऑफ द पैसेज, इस गद्यांश की शैली कैसी है, पोइटिक एंड इमोशनल, लॉजिकल एंड एनालिटिकल, स्टैटिकल और ह्यूमरस। हास्य वाली तो नहीं है भाई, हसन वाली तो नहीं है, केड़ी केहू जी है, हसन वाली तो नहीं है, केहू जी है, लॉजिकल एंड एनालिटिकल है। ओके सिफ्त पुलर जी, थैंक यू, तुसी अगर ये चैनल ਨੂੰ चूज़ किया तो मेरा वादा है इस पूरे सिस्टम ਨੂੰ मैं ही संभालूंगा, इस ਜਿਹੜਾ सैक्शन कंट्रोलर का ਜਿਹੜਾ पोस्ट है इसनू मैं ही संभालूंगा, तो आप मैथ्स भी करांगे, रीजनिंग भी करांगे, ये सब कुछ करांगे। नहीं बच्चे, ये पैसेज है, तो जो पैसेज है वो हमने उसने रीजनिंग में दिया, तो आप इसका मतलब लेट आए हो। मैंने स्टार्टिंग में एक बात बताई थी इस लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी 60 मार्क्स की आएगी, जिसमें मैथमेटिक्स होगा और जिसमें क्या होगा, डेटा एनालिसिस होगा। उसके बाद में हमने पढ़ा था लॉजिकल कैपेबिलिटी 20 मार्क्स की आएगी, उसमें दो आएंगे, लॉजिकल रीजनिंग और रीडिंग कंप्रीहेंशन। रीडिंग कंप्रीहेंशन 10 मार्क्स का आएगा, लॉजिकल रीजनिंग भी 10 मार्क्स की आएगी, ठीक है जी। तो ये चीज़ थी, तो ये रीजनिंग का पार्ट है। तो अब आपको मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा, सभी जने देख लीजिएगा, सभी जने आपने कोर्स पर जाना है, मैं आपको कोर्स के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूँगा। आपने क्या करना है, ड्रीम्स इंस्टीट्यूट की जो ऐप है उसे स्टार्ट करना है। जैसे ही आप ड्रीम्स इंस्टीट्यूट की ऐप स्टार्ट करेंगे, मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा आपको ताकि आप क्लियर कर जाओ इस चीज़ को। ड्रीम इंस्टीट्यूट की ऐप पे जाओगे आप, ऐप पे जाने के बाद आपको कोर्सेज मिलेंगे, आपको क्या मिलेंगे, कोर्सेज मिलेंगे। उन कोर्सेज पे जब क्लिक करोगे आप, तो कोर्सेज पे क्लिक करने के बाद आपको ऊपर एक बैच शो कर रहा होगा, उड़ान बैच, उड़ान बैच फॉर आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का। ये बैच आप परचेज कर सकते हैं 1500 में, अभी 3000 का ये है, दिवाली तक ये 1500 का ही मिलेगा, ध्यान रखिएगा। जो जिन्होंने बच्चों ने इसको अपडेट किया है अपनी वैकेंसी को, और 368 पोस्टें हैं, 368, और मैं ही इस पूरे बैच में पढ़ाऊंगा, मैथमेटिक्स भी आपको, रीजनिंग भी, और अनसीन पैसेज भी मैं ही करवाऊंगा, ठीक है। कल हमारा सुबह 8:15 बजे लेक्चर है, ध्यान रखना, सुबह 8:15 बजे डीआई और डीएस का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर डीआई और डीएस, वो सबने लगाना है, ध्यान रखना। उसके बाद में इसमें जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको सारा बताया जाएगा कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा। उसके बाद में आपको जैसे ही आप नोटिस बोर्ड पे क्लिक करोगे तो आपको पूरी नॉलेज मिलेगी कि हमारा जो बैच है वो कितनी तारीख से स्टार्ट हो गया है, उसमें कैसे कैसे आपकी क्लासेज होंगी, वो सारा शेड्यूल दिया जाएगा। उसके बाद में जैसे ही आप कंटेंट पे क्लिक करोगे, तो कंटेंट पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, हाँ जी चंचल जी, इसका जो एज क्राइटेरिया है वो 20 साल से लेकर 33 साल का है, यानी 1/1/1993 तक का जो बच्चा है जिसने जन्म लिया है 1/1/1993 के बाद भी वो ये फॉर्म भर सकता है, ठीक है जी। इसमें देखिए मैंने क्या डाला हुआ है कंटेंट में, मैंने देखो सबसे पहले सिलेबस डाल दिया है। जैसे ही बच्चा सिलेबस पे क्लिक करेगा तो आप सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, अभी चलो यहां से क्लियर नहीं हो रहा, जैसे ही आप सिलेबस पे क्लिक करेंगे तो आपका सिलेबस आ जाएगा, सिलेबस देख सकते हो आप। उसके बाद में डेमोज डाल रखे हैं मैंने रीजनिंग और मैथ्स के, टॉपिक वाइज क्लासेज आपको यहां पर मिला करेंगी, टॉपिक वाइज क्लासेज,
टेस्ट जो हुआ करेंगे वो आपके टेस्ट फॉर्मेट में आया करेंगे, ध्यान रखना। मतलब पूरा एक रेगुलर बेसिस पे पीडीएफ भी मिला करेगी और प्लस में आपको क्लासेस भी मिला करेंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो मैंने आज सेशन लिया है वो आपको अच्छा लगा होगा, क्लियरली समझ में आया होगा। तो कल सुबह 8:15 बजे मिलते हैं हम डीआई और डीएस के चैप्टर के साथ, डाटा इंटरप्रिटेशन और डाटा सफिशिएंसी को, उसको समझेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देन मंडे को हम स्टार्ट करेंगे हमारा पहला लेक्चर पेड ऐप के अंदर। सो बाय बाय, टेक केयर, अलविदा।